दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और देखो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। प्लॉट खरीद तो लोगे लेकिन धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 5 से 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्लॉट खरीदने से पहले। दूसरी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे, प्लॉट तो खरीद लिया लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम प्लॉट मिल जाता है एग्रीकल्चर लैंड या मतलब पानी वाला एरिया, तो ऐसे एरिया में हम घर की कंस्ट्रक्शन कैसे करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है ऐसे एरिया में घर की कंस्ट्रक्शन करते टाइम, वो दोनों चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाउस कंस्ट्रक्शन जो लोग करवा रहे हैं, जहाँ सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उनको भी कंस्ट्रक्शन करवानी है और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी चीज़ें सीख के जाओगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियो सिर्फ कहाँ पे मिलती हैं? सिर्फ मिलती हैं आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे ही। अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है जो हमारी, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड। मतलब जो आप देखोगे आजकल धोखाधड़ी बहुत होती है, तो आपको हमेशा वो लैंड खरीदनी है जो नॉन एग्रीकल्चर हो, मतलब नॉन एन ए स्टेटस जिसको बोलते हैं। देखो 3-4 टाइप की आती है, एन ए आई टी, एन ए एग्रीकल्चर, एन ए रेजिडेंशियल। तो आपको जो खरीदनी है वो एन ए रेजिडेंशियल हमेशा खरीदनी है। मतलब जो लैंड होगी वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आनी चाहिए। क्या होता है, आपको ऐसे धोखाधड़ी बोल देते हैं कि अभी थोड़ी देर में ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन वो ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 1, 2, 3, 4 साल लग जाते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में। और अगर एग्रीकल्चर लैंड हुई वो, तो एक तो ना तो आपको वहाँ आप लोन ले सकते हो उस जगह के नाम पे, ना उसमें अच्छा घर आपका बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में आपको खर्चा डबल ट्रिपल हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो सॉइल होगी वो प्रॉपर अच्छी नहीं होगी, उसकी फाउंडेशन भी डीप तक जाएगी, प्लेंथ में खर्चा जाएगा। तो कभी भी आपको ध्यान देना है, जब भी आप जगह लो वो जगह हमेशा होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब उसका एन ए रेजिडेंशियल होना चाहिए। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ देखनी है, देखो जो भी घर बनाओगे आप, जहाँ जिससे मटीरियल लोगे, ज़्यादा अगर आपको जो प्लॉट मिलेगा वो बिल्डर से मिलेगा, तो हमेशा जब भी प्लॉट लो बिल्डर का मतलब उसका डाटा ले लो कि उसने प्रीवियस कौन सी बिल्डिंग बनाई है, उसका अभी का क्या स्टेटस है। क्योंकि क्या धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा होती है, बिल्डर में पैसे ले लेंगे और फिर वो आपको लटकाते रहेंगे, अभी कर देंगे, ये देंगे। तो हमेशा बिल्डर का आपको पता होना चाहिए जिससे भी प्लॉट आप ले रहे हो। एक तो चीज़ देख लेनी है, अगर उस बिल्डर ने लोन वगैरह लिया है तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि अगर लोन लिया है तो उसको लोन चुकाने के लिए वो मतलब एक परफेक्शन दिख जाती है काम में कि नहीं, बिल्डर अपना काम में सही है, वो सही से काम करेगा। तो इससे लिए आपको हमेशा बिल्डर के बारे में पता कर लेना है। उसका पुराना प्रोजेक्ट पकड़ लो कि उसने प्रोजेक्ट कौन सा पुराना बनाया है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वो अच्छा बिल्डर है या जो भी है। 2 चीज़ें हो गई, ये एक लैंड का हो गया, एक बिल्डर का हो गया। तीसरी चीज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आती है शेप ऑफ प्लॉट। शेप ऑफ प्लॉट की क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपके खर्चे पे डिपेंड है। क्योंकि जैसा आपको घर चाहिए, अगर वैसी शेप नहीं मिली, मतलब शेप इरेगुलर शेप हुई, एक तो उसमें ना तो कोई ड्राइंग अच्छे से बैठेगी, ना तो मतलब रूम अच्छे प्रॉपर वे से आप दे पाओगे। दूसरी, उसकी ड्राइंग का खर्चा ज़्यादा पड़ता है, उसको वो बनाने में खर्चा ज़्यादा पड़ता है। हमेशा प्रेफर करना है आपका स्क्वायर शेप का प्लॉट हो। स्क्वायर शेप में एक तो आपका घर अच्छा बनेगा, दिखने में अच्छा होगा, एलिवेशंस अच्छी आएंगी। दूसरा, उसमें खर्चा भी कम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप घर बनाओ कि शेप ऑफ मतलब प्लॉट बेटर हो। शेप के साथ साथ एक चीज़ और देखनी है आपने जब भी आप प्लॉट, तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको देखने की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वहाँ पानी अवेलेबल है नहीं है, ये चीज़ देखनी है। रोड कितनी दूर है वहाँ से, 30 फीट अगर रोड पास में है 30 फीट तक तो बेटर है, अच्छा है घर, क्योंकि 30 फीट के एरिया में प्लॉट इजीली मिल जाएगा। इस चक्कर में नहीं रहना है कि सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो बाद में फैसिलिटीज़ आएंगी, तो फैसिलिटीज़ आते आते काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक आपका उतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जितना आप वो रोड के साइड प्लॉट लोगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है जब भी प्लॉट लो कि आपका एक तो शेप उसकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी वहाँ फैसिलिटीज़ रोड और पानी की होनी चाहिए। 3 चीज़ें ये होगी हमारी। नेक्स्ट देखना है आपको, एक तो आजकल होता है कि अगर प्लेन एरिया में आपको प्लॉट मिल रहा है तो आप उसको ले लो, क्योंकि प्लेन एरिया में, क्योंकि क्या होगा, स्लोपी एरिया में आपको प्लॉट मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा प्लेन एरिया से, लेकिन स्लोपी में एक आपका खर्चा बढ़ेगा, एक तो उसको लेवल करने में, और ये भी हो सकता है वो सॉइल फिलिंग की हो। अगर सॉइल फिलिंग की है, आपका इतना खर्चा फाउंडेशन में जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ भी देखनी है आपको कि जो आप प्लॉट लो
वो आपका स्लोप में ना हो, लेवल एरिया में हो। और लेवल एरिया में भी देखना है कि वो वहाँ उस एरिया में पानी तो नहीं भरता है, क्योंकि कभी क्या होता है आपको एरिया, वो समर में आप एरिया लोगे तब सूखा एरिया होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, ये नहीं है। जब जैसे विंटर आएगा, जहाँ रेनी सीजन आएगा, पानी आएगा, पानी भर सकता है। एक काफ़ी मैंने जगह देखे है, सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, एक तो सॉइल अच्छी नहीं होती, दूसरा वहाँ पानी भरने का बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्लॉट में पानी भर जाता है और रूम अंडरग्राउंड जो बेसमेंट वगैरह होता है वो ख़राब होते जाते हैं। धीरे धीरे फुटिंग की सेटलमेंट होती है और दीवारों में क्रैक आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है जब भी आप लो। एक चीज़ और देखनी है आपने जब भी आप लो, एक होता है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। जब भी आप जगह देखने जाओ, लेने जाओ, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपको देखना है कि FSI क्या है, मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है। इसका मतलब क्या है, एक होता है 100%, 50%, 75%, ये मतलब फ्लोर इंडेक्स होता है। अगर 100% हुआ उस एरिया का, जैसे हम इंश्योरेंस देखते हैं गाड़ी का, जब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सीडेंटल वैल्यू कितनी है, 5.5 लाख, तो मतलब वो जगह वो गाड़ी अच्छी है, ये इससे हम लेते हैं अंदाज़ा। तो इसमें भी वही चीज़ है, अगर 100% FSI हुआ तो मतलब वो जो एरिया आप 2000 स्क्वायर फीट का आप एरिया ले रहे हो, 1500 स्क्वायर फीट जितना होगा वो आप पूरा कंज्यूम कर सकते हो, पूरे पे घर बना सकते हो अगर 100% FSI हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। अगर 75% FSI हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स में, मतलब अगर 2000 का प्लॉट है, मतलब उसमें से 25% आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ 75% में अपना घर बना सकते हो, ये होता है FSI। अगर 50% है तो उसमें सिर्फ आप 50% पे घर बना सकते हो और 50% आपको चारों तरफ खाली छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये म्युनिसिपल वगैरह एरिया में होता है, ये चीज़ आपको देखनी है। देखो, अगर एग्जांपल लूँ मैं इसकी, अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, अगर 50% उसका FSI है तो आप सिर्फ उसका घर 50% में बना सकते हो, बाकी चारों तरफ आपको जगह वो खाली छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी कि कई प्लॉट्स का क्या होता है, जब भी डॉक्यूमेंट देखो ये चीज़ें आपको देखनी है। मेंटेनेंस चार्ज लिखा होता है, अगर वो एरिया लोगे आप, मतलब एक क्या बिल्डर ने क्या किया होता है, बड़ा सा एरिया कवर किया होता है, उसमें छोटे छोटे प्लॉट दिए होते हैं, तो उसमें जब डॉक्यूमेंट साइन करोगे आप तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब आपका, तो उसमें देखना कि मेंटेनेंस चार्ज क्या है, मेंटेनेंस चार्ज पे ही कर लेना, क्योंकि हर साल अगर आपने ले लिया बिना चार्ज देखे हुए तो हर साल आपको मेंटेनेंस चार्ज वहाँ देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचना है कि हम पहले इसका पैसा दे देंगे, हम मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है वो धीरे धीरे बिल्डर क्या करता है, इंक्रीज करता है मेंटेनेंस चार्ज। तो उस चीज़ से आपको ध्यान देना, जब भी डॉक्यूमेंट साइन करो तो ये चीज़ जरूर देखना, एक FSI देखना, दूसरी उसमें मेंटेनेंस चार्ज आपको देखना ही देखना होना चाहिए। देखो ये हो गया क्लियर, हमें प्लॉट लेने से पहले ये चीज़ें मस्ट जरूर हमें चेक करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी हम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी ऐसे जगह पे, यहाँ काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जहाँ खेत है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है और क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि आप किसी को घर की कंस्ट्रक्शन के लिए दे दोगे, वो उसमें क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा कंस्ट्रक्शन। अगर आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर को हायर किया है तो सही है, वो आपको गाइडेंस दे देगा, लेकिन मोस्टली ऐसे एरियाज हैं यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो ये चीज़ें में भी वो इग्नोर कर दें, लेकिन आपको नहीं करनी है, तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। ऐसे जगह पे अगर आपको घर बनाओ, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक क्रैक्स और दूसरी डैम्पनेस। पहले हम क्रैक से निपट लेते हैं, फिर मैं डैम्पनेस से बताऊंगा। क्रैक से निपटने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी जगह पे घर बनाओ अगर आप, तो आपको जो ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, सुनते हैं ना ध्यान से क्या बोलूँ मैं, जो ग्राउंड लेवल होगा उससे 5 से 6 फुट नीचे जाना है फुटिंग के लिए, फुटिंग, और जो आपका प्लिंथ लेवल रहेगा 5 से 6 फुट नीचे गए। फुटिंग देनी है आपको कम से कम कोई 4 फुट बाय 4 फुट की, मतलब 1200 mm बाय 1200 mm की आपको फुटिंग देनी है, जितनी रिक्वायर्ड हो। मतलब या तो आप कोई आर्किटेक्ट हायर कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको हर 3 से 4 मीटर पे कॉलम देना है, ठीक है, रेडी, जो जिसकी फुटिंग का साइज रहेगा 1200 बाय 1200 mm या 4 फुट बाय 4 फुट। ये कर दिया, फुटिंग हो गई। वहाँ से आपको प्लिंथ स्टार्ट करना है, लेकिन प्लिंथ वो आप कोई दिक्कत नहीं अगर आप स्टील ऊपर आके प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन उस लेवल से प्लिंथ आप फिलिंग करना स्टार्ट कर दो। प्लिंथ का अगर आपको साइज़ ठीक है तो 1.5 फीट आप स्टार्ट कर दो नीचे से, 1.5 फीट। बाकी उसकी हाइट ले जाओ कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। कॉलम तो हम नीचे से लेके आ रही हैं, कितने
5 से 6 फुट से नीचे से कॉलम हम लेके आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पहुंच के वहां हमारा प्लिंथ आ गया जिसमें हमने सिर्फ कंक्रीट की है, कोई इसमें स्टील नहीं डाला है। ये बन गई हमारा बेस फाउंडेशन बन गई। उसके बाद जैसे आप ऊपर लेवल पे पहुंचो ग्राउंड लेवल पे, वहां आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो अच्छे से, उसमें स्टील रॉड प्रोवाइड करो कम से कम 16 का mm के 3 नग ऊपर 3 नग नीचे, क्योंकि यही मेन चीज इस घर की क्या होगी, वो फाउंडेशन जो हमने 1200 mm बाय 1200 mm 4 फुट बाय 4 फुट की दी है। फिर हमारा प्लिंथ बीम जो भी क्रैक को बचाएगा, मतलब अगर नीचे सेटलमेंट, क्योंकि ऐसी सॉइल में सेटलमेंट एक्सेप्टेबल होती है 65 mm से 100 mm, तो इतनी सेटलमेंट इस जगह पे देखी जाती है, इतना मिट्टी बैठती, इतनी फाउंडेशन बैठती है ऐसी जगह पे, तो इतनी बैठेगी तो उसको काउंटर कौन करेगा, वो करेगा हमारा प्लिंथ बीम और हमारी फाउंडेशन। तो प्लिंथ बीम ऐसी जगह पे बहुत मेन रोल अदा करता है, मेन जरूरी है ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना। अगर आपने ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किया, सीधा ब्रिक वर्क किया नीचे से और उसके सैंड फिलिंग करके नीचे दीवार उठा दी, मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इस जगह पे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो ईंटों से बना हो, इस जगह पे कभी पास सक्सेसफुल नहीं होगा, वो फेलियर ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि एक जगह पे सेटलमेंट होगी, आपको विंडो के पास क्रैक्स दिखेंगे, काफी जगह क्रैक्स आपको दिखेंगे, तो ऐसी जगह पे आपको फुटिंग देनी है प्लिंथ बीम के साथ। क्लियर? तो ये हो गया जब हमने प्लिंथ बीम दे दिया। फिर इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम देके कॉलम का सरिया करके, तो उसको 5 से 6 महीने जगह छोड़ देनी चाहिए, मतलब उसको अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए। एक उसमें जो भी सीजन चल रहा होगा 6 महीने तक उसको छेड़ना नहीं है। देख उसके बाद जो उसमें बन गया होगा सिस्टम, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको उसमें ब्रिक वर्क करना है। ये अगर आप कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब इतना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो वो एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेगा, क्रैक्स के और चांसेस कम हो जाते हैं। जब आपने ऐसा कर लिया, फिर हम जब उस पर ब्रिक वर्क करेंगे, जैसे ही ब्रिक वर्क किया 2400 पे नीचे से 7-8 फुट पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, वो मस्ट है। लिंटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है। उसमें आपको क्या करना है, 12 के 2 रॉड ऊपर, 12 के 2 रॉड नीचे, मतलब 2 रॉड ऊपर 2 रॉड नीचे, पूरे फेरी में एक टाई कर देना है। टाई बीम की तरह, हम लिंटल बीम को टाई बीम भी बोल सकते हैं, एक टाई कर देना है पूरी बिल्डिंग को। उससे भी क्या होगा, क्रैक के चांसेस और कम हो जाएंगे। मतलब हमारा नीचे प्लिंथ भी आ गया, टाई बीम भी आ गया, और जब हम ऊपर स्लैब बनाएंगे उसमें बीम आएंगे, तो एक हमारा सेफ स्ट्रक्चर हो जाएगा वाटर लॉक्ड एरिया में, जहां पानी रहता है उस एरिया में क्या होगा, वो मतलब एक कॉम्पैक्ट चीज़ बन गई, जिससे ना तो वो नीचे बैठेगी ना कुछ। और इसको अगर उस एरिया में और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कॉटन पानी रहता है, जहाँ और ज़्यादा मिटीलिटी है, मतलब वाटर टेबल है ऊपर है, तो उस एरिया में क्या करना है, जब आप फाउंडेशन का 5 से 6 नीचे जाओगे, 5 से 6 फुट नीचे जाओगे, तो जो आपकी फुटिंग होगी 4 फुट बाय 4 फुट की, उसमें 5 से 6 फुट में जब जाओगे तो उसमें आपको पत्थर प्रोवाइड करना है। जो पत्थर रहता है ना, मतलब जो अच्छा पत्थर, जो 5% से कम पानी सोखता हो, ऐसा पत्थर, जो मतलब ऐसे एक पत्थर रहता है जो भी ऐसे सीमेंट की तरह दिखता है, वो पत्थर जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसा पत्थर आप यूज़ कर सकते हो। ये पत्थर आपको नीचे डाल देना है, उसके ऊपर पीसीसी की लेयर रखनी है एक आपको, जो M7.5 की रखो या M10 की रखो, ये रख के उसके ऊपर आपको जब हो जाएगी पीसीसी, उसके ऊपर सरिया बांध के फिर आपको फुटिंग करनी है। और पॉसिबल हो इसमें फ्लैट फुटिंग करो, मतलब जो हमारी फ्लैट फुटिंग रहेगी, जिसकी आप जो डेप्थ रखोगे वो आप कम से कम 200 mm आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर मैंने जैसे पहले बताया वो फॉलो करना है, तो आपकी फाउंडेशन सेफ रहेगी, उसमें कोई भी सेटलमेंट के चांसेस कम होंगे। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये ऐसा ही एक वाटर लॉक्ड एरिया था जहां पानी रहता था, इसमें हमने यही प्रोसीजर कराया। नीचे पत्थर का हमने पहले स्टार्टअप बनाया, उसके ऊपर फाउंडेशन की, उसके ऊपर जो हमारा प्लिंथ बीम आया ऊपर तक, उसके ऊपर हमने जो स्टील वाला आरसीसी वाला प्लिंथ बीम दिया, उस पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ जब हम इस लेवल पे आ गए, जैसे मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे पहुंचने के बाद हमें आरसीसी का प्लिंथ बीम देना है। उसके बाद हमारा कम से कम ग्राउंड लेवल से ऊपर 4 फुट और उठना है, ग्राउंड लेवल से 4 फुट। अगर 4 फुट वहाँ पे उठना है जहाँ रोड लेवल नीचे होगा, वहाँ जहाँ पे अगर हमारा ग्राउंड लेवल से रोड लेवल है 7 फुट, तो आपको जो फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से, हमारा रोड कितना है 7 फुट है ना, तो आपकी ये होनी चाहिए कम से कम 10 फुट ऊपर उठना है आपको।
फिर आपका सेफ्टी फैक्टर है कि अंदर आपके घर में पानी नहीं घुसेगा डायरेक्ट, कहाँ से रोड से पानी अंदर नहीं आएगा और नीचे फाउंडेशन में पानी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहूँगा, जिनको अभी मैं बताने वाला हूँ प्लिंथ प्रोटेक्शन के बारे में। जिनको प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है। इसमें ऐसी जगह पे प्लिंथ प्रोटेक्शन मस्ट प्रोवाइड करना आपको, मतलब प्लिंथ प्रोटेक्शन के बिना ऐसी जगह पे कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं है। क्योंकि प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी फाउंडेशन या प्लिंथ बीम होगा, नीचे जो हमने कच्चा प्लिंथ बीम डाला है, जो कंक्रीट किया है, मास कंक्रीट सिर्फ, उसमें पानी जाने से रोकेगा, आपकी फुटिंग में पानी जाने से रोकेगा, तो नीचे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी इसमें प्रोवाइड करना है। ये हो गया हमारा क्रैक का इलाज और सेफ्टी होगी हमारी फुल। अभी बढ़ते हैं डैम्पनेस की जगह तरफ, जहाँ पपड़ी होती है, जिस वजह से ऐसे एरिया में पपड़ी, जो आपकी दीवारों का प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, क्रैक पड़ने लगते हैं छोटे छोटे पपड़ी की तरह। तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका आरसीसी वाला प्लिंथ प्रोटेक्शन हो जाता है, अगर आपको हाइट ऊपर करनी है तो ब्रिक के रद्दे हम लगाते हमने देखा होगा कई जगह क्या किया होता है, ब्रिक ऊपर तक ब्रिक की होती है, फिर प्लिंथ बीम किया जाता है। तो यही फंडा है, क्यों किया जाता है, हाइट बढ़ाने के लिए, कि आपका रोड का लेवल ऊपर है, जहाँ आपको नीचे से थोड़ा हाइट पे घर रखना है, तो वही करना है। जैसे आपने प्लिंथ प्रोवाइड किया, उसके ऊपर आपको सिर्फ ब्रिक वर्क, जहाँ तक जिस लेवल तक आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला, जिस लेवल के बाद, तो वहाँ पे आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है, डैम प्रूफ कोर्स। जिसको नहीं पता है डैम प्रूफ कोर्स क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो। आपको वहाँ डीपीसी जरूर मस्ट प्रोवाइड करनी है। डीपीसी के बिना कोई भी घर उसका 50% हो जाता है उसकी शक्ति, क्योंकि डीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डैम्पनेस है वो घर को ख़त्म कर देती है। आपके घर की मतलब काफ़ी स्मेल हो जाएगी, काफ़ी उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है डैम्पनेस से, तो वही चीज़ को ख़त्म करना है हमको। डीपीसी प्रोवाइड करनी है जहाँ तक हमारा लेवल उठाना है, उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला है, वहाँ आपको डीपीसी कैसे प्रोवाइड करनी है। 3-4 किस्म की डीपीसी आती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख भी सकते हो वीडियो। बाकी आपको 2 इंच का कंक्रीट का माल बनाना है, अच्छा M20 का या M15 का, जो भी आपको प्रेफरेबल हो। M15 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन बनानी है कि पानी नीचे से ऊपर सोख के ना जाए। तो जो 2 इंच का आप कंक्रीट बनाओगे, उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल आता है, या फोसरॉक का, जो भी कंपनी वहाँ अवेलेबल है, उसका केमिकल मिक्स करके एक अच्छी सी लेयर आपको बनानी है। प्रॉपर वे से उसको वाइब्रेट कर लेना है कि उसमें से नीचे से पानी ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और पॉसिबल हो जहाँ जहाँ ईंट आपकी मिट्टी के साथ टच होगी, वो वाली वहाँ आप प्लास्टर कर लो पहले, या कोई भी जो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं वो प्रोवाइड कर लो। फिर उसके बाद मतलब जो ईंटें आपकी स्टार्ट होंगी जहाँ से, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब नीचे की 4-5 ईंटें जो मिट्टी के साथ टच हो रही हैं, जहाँ प्लिंथ बीम है, वहाँ बिल्कुल आपको ऐसा मटेरियल बना देना है कि नीचे से पानी ऊपर जाए ही नहीं। तो यही बेसिक रहता है फंडा, कि एक तो आपको क्रैक से बचने के लिए बताया मैंने, दूसरा डैम्पनेस से बचने के लिए। तो यही है, बाकी कॉल जो भी उधर होगा वो बेयर करेगी फुटिंग और कॉलम, आपकी मतलब सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। यहाँ ऐसे एरिया में आपको कभी भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है, आप कमेंट करना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक है, हम टम्बलर पे हैं, पिनियरस्ट पे, सब चीज़ों पे हम हैं। आप लिंक पे, आप नीचे लिंक पे क्लिक करो, आपको पेजेस मिल जाएंगे। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो, आपको ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं। थैंक यू।